हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। और मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आज के एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्लास में। और आज मैं लेने वाला हूं आपका क्लास शैक्षणिक मूल्यांकन, जिसमें जो है मानकीकृत परीक्षण होगा। और कल हमने जो पढ़ा था वो था परीक्षा, जिसमें जो है शैक्षिक मूल्यांकन हमने पढ़ा था। तो आइए और देखते हैं कि मानकीकृत होता क्या है, परीक्षण ये होता क्या है, और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, और ये कितने प्रकार का होता है, इसका उद्देश्य क्या है, और भी कई सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसमें। तो ये और लेट्स स्टार्ट। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है ये मानकीकृत होता है। इसका कारण यह है कि अपना निश्चित मानक इसका होता है। उसके अंकन का जो है तरीका जो है ये पूर्व निर्धारित होता है। और फ्रीमैन ने जो है इस विचार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा 1965 में कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है वह मानकीकृत यंत्र है जिसका निर्माण संपूर्ण व्यक्तित्व के एक या फिर अधिक पक्षों के जो है वस्तुनिष्ठ रूप से वाचिक प्रतिक्रियाओं अथवा जो है दूसरे उपयोग के प्रतिदर्शों द्वारा मापन हेतु किया जाता है। रेवर ने 2001 में परीक्षा दी और इसकी परिभाषा दी और कहा कि मानकीकृत परीक्षण का तात्पर्य उस परीक्षण से है जिसका निर्माण जो है पूर्व अनुभाविक विश्लेषण के अधीन किया गया हो, जिससे जो है मानकों का एक यथार्थ सेट विकसित हो गया हो तथा इसकी विश्वसनीयता एवं वैधता का जो है विवेकीय मूल्यांकन उपलब्ध हो। परीक्षण और मापन में अंतर क्या होता है ये और इसको देख लेते हैं 4-5 पॉइंट में। पहला है कि मापन का अर्थ जो है नियम के अनुसार जो है संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया है। वहीं दूसरा नंबर है कि मापन का प्रयोग जो है भौतिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग मुख्यतः जो है व्यक्ति के मानसिक गुणों और विशेषताओं के जो है मापन के लिए किया जाता है। तीसरा नंबर है कि मापन में जो है किसी भी स्केल पर एक निरपेक्ष शून्य मान मान लिया जाता है। दूसरी ओर किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण में जो है निरपेक्ष शून्य को मापा ही नहीं जाता है, क्योंकि उसमें पाया ही नहीं जाता है। चौथा नंबर है कि मापन का संबंध किसी सामान्य समस्या के यथार्थ समाधान से होता है, जबकि मनोवैज्ञानिक परीक्षण का संबंध व्यक्ति के एक या फिर अधिक जो है पक्षों से होता है। छठ पाँचवा नंबर है कि मापन जो है अमूर्त होता है, जबकि परीक्षण मूर्त होता है। वहीं छठा नंबर है कि मापन का जो है व्यवहारिक पक्ष गौण होता है, जबकि परीक्षण का यह पक्ष प्रधान होता है। इसके बाद जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण के कितने प्रकार हैं, तो मुख्य रूप से जो है कई प्रकार हैं, परंतु मुख्य रूप से इसके कुछ प्रकार हैं, जिसमें बुद्धि परीक्षण आता है, उपलब्धि परीक्षण आता है, अभिवृत्ति परीक्षण आता है और व्यक्तित्व परीक्षण आता है। तो ये और इसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा जो है व्यक्ति की जो है बौद्धिक योग्यता का मापन किया जाता है। और बुद्धि का मापन जिस इकाई में किया जाता है उसे बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस कोशेंट भी कहते हैं। और मनोवैज्ञानिकों के बीच जो है थोड़ा बहुत मतभेद होने के बाद इतनी सहमति है कि एक सामान्य व्यक्ति में जो है 90 से 110 तक जो है बुद्धि लब्धि पाई जाती है। बुद्धि लब्धि को जो है वाचिक और अवाचिक जो है परीक्षण में विभाजित किया जाता है। वाचिक परीक्षण में पढ़ने लिखने की आवश्यकता होती है, जबकि अवाचिक परीक्षण में पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल कुछ गति क्रिया करना होता है और इसी के आधार पर बुद्धि की जांच की जाती है। बिने साइमन परीक्षण, मेरिल टर्मन परीक्षण आदि जो है वाचिक संरक्षण परीक्षण है। पास एलोंग परीक्षण, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, आरपीएम आदि जो है क्रियात्मक एवं अवाचिक परीक्षण।
WAIS, जिसको हम वेस्लर बोलते हैं, वेस्लर बुद्धि परीक्षण। तो ये भी जो है ये वाचिक और अवाचिक दोनों है। व्यक्तिक परीक्षण से जो है बुद्धिमापन सही होता है, किंतु इसमें जो है अधिक समय और मुद्रा का जो है खर्च होता है। समूह परीक्षण से जो है समय और श्रम की बचत होती है, किंतु बुद्धि का मापन सही से नहीं हो पाता है। इसके बाद है उपलब्धि परीक्षण, जिसको हम अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। और उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में जो है व्यक्ति की उपलब्धि की जांच की जाती है। तब बुद्धि परीक्षण तथा उपलब्धि परीक्षण में अंतर है। बुद्धि परीक्षण से ऐसी योग्यता की जांच की जाती है जो सामान्य होती है तथा प्रधानतः जन्मजात होती है, जबकि उपलब्धि परीक्षण से ऐसी योग्यता की जांच होती है जो विशिष्ट होती है और जो अर्जित होती है। उपलब्धि परीक्षण के जो है दो प्रकार हैं, पहला है आत्मनिष्ठ परीक्षण और दूसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। आत्मनिष्ठ परीक्षण को निबंधात्मक परीक्षण भी कहा जाता है और वस्तुनिष्ठ परीक्षण को वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी कहा जाता है। इसके बाद है अभिवृत्ति परीक्षण, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। और अभिवृत्ति परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की जो है अभिवृत्ति का मापन किया जाता है। और अभिवृत्ति का अर्थ किसी विशिष्ट क्षेत्र में जो है भावी उपलब्धि की योग्यता है। यह परीक्षण एक और जो है बुद्धि परीक्षण तथा दूसरी ओर उपलब्धि परीक्षण से भिन्न है। बुद्धि परीक्षण सामान्यतः योग्यता का मापन करता है, जबकि अभिवृत्ति परीक्षण किसी विशिष्ट योग्यता का मापन करता है। उपलब्धि परीक्षण किसी क्षेत्र में व्यक्ति द्वारा प्राप्त उपलब्धि का मापन करता है, जबकि अभिवृत्ति परीक्षण किसी क्षेत्र में संभावित उपलब्धि की योग्यता का मापन करता है। और इस परीक्षण का जो निर्माण है ये बीनेट ने किया था और इसके जो है 8 भाग हैं। पहला है वाचक विवेक परीक्षण, दूसरा है संख्यात्मक क्षमता परीक्षण, तीसरा है अमूर्त विवेक परीक्षण, चौथा है दैशिक संबंध परीक्षण, पांचवा है यांत्रिक विवेक परीक्षण, छठा है लिपिक अभिवृत्ति परीक्षण, सातवां है स्पेलिंग परीक्षण, आठवां है वाक्य परीक्षण, सेंटेंस टेस्ट। इसके अलावा जो है भारत में कुछ अभिवृत्ति परीक्षणों का निर्माण किया गया है, जिसमें मुख्य है वर्मा यांत्रिक अभिवृत्ति परीक्षण, दूसरा है श्रीवास्तव अध्यापन अभिवृत्तिक परीक्षण, तीसरा है गुप्ता लिपिक अभिवृत्ति परीक्षण, चौथा है आत्मानंद यांत्रिक अभिवृत्ति परीक्षण और पांचवा नंबर है माया देवी यांत्रिक अभिवृत्ति परीक्षण। इसके बाद आता है चौथा नंबर व्यक्तित्व परीक्षण। मनोवैज्ञानिक शोधों में जो है आवश्यकता अनुसार व्यक्तित्व परीक्षणों का जो है उपयोग किया जाता है और मुख्य रूप से प्रक्षेपण परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। लिंडजे के अनुसार जो है प्रक्षेपण परीक्षण के 5 प्रकार हैं, जिसमें जो है सहचार्य विधि, रचना विधि, पूर्ति विधि और अभिव्यक्ति विधि, भूमिका निर्वाह विधि आता है। तो सहचार्य विधि क्या है? यह एक सरल प्रक्षेपण जो है परीक्षण है, यहाँ सहचार्य के आधार पर व्यक्ति के शील गुणों को समझने का प्रयास किया जाता है। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं, जिसमें स्वतंत्र सहचार्य परीक्षण तथा नियंत्रित सहचार्य परीक्षण। स्वतंत्र सहचार्य परीक्षण में जो है प्रयोज्य किसी उत्तेजना सामग्री के प्रति जो है प्रतिक्रिया करने के लिए स्वतंत्र होता है और उत्तेजना शब्द को सुनकर या देखकर उसके मन में प्रथम विचार आता है और उसे व्यक्त कर देता है और इसके लगभग जो है 2 सेकंड का समय लगता है। इसी प्रकार जो है स्वतंत्र सहचार्य परीक्षण के अंतर्गत शब्द सहचार्य परीक्षण जो है ये महत्वपूर्ण है, जिसको WAT भी बोला जाता है, जिसको वर्ड जो है एसोसिएशन टेस्ट भी बोलते हैं, जिसका निर्माण जो है युंग ने किया था। और रोसार्च ने जो है शाही दबाव परीक्षण का निर्माण 1922 में किया, लेकिन इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था बेक, इन्होंने 1937 में इससे प्रकाशित किया था। इसके बाद रचना प्रविधि। रचना प्रविधि का भी एक महत्वपूर्ण जो है प्रक्षेपण विधि है और इस विधि में जो है विद्यार्थी को कोई रचना करने के लिए निर्देश दिया जाता है और उसके द्वारा जो रचना होती है उसका विश्लेषण करके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर है पूर्ति विधि। इस प्रकार के परीक्षण प्रविधि में प्रायोज्य को किसी प्रकार की पूर्ति करने के लिए कहा जाता है और उसके कई प्रकार हैं, जिसमें जो है वाक्य पूर्ति परीक्षण, कहानी पूर्ति परीक्षण, वाद परीक्षण इत्यादि जो है ये
आते हैं। और इसके बाद चौथा नंबर है अभिव्यक्ति प्रणाली परीक्षण। इस प्रकार के परीक्षण में जो है विधि में यह देखने को जो है प्रयास किया जाता है कि विद्यार्थी किसी चीज़ का निर्माण किस ढंग से करता है। खेल, जैसे खेल हो गया, चित्र बनाना, रंग भरना इत्यादि जो है ये आते हैं। और पांचवा नंबर है भूमिका का निर्वाह विधि। इस प्रकार के जो प्रक्षेपण प्रशिक्षण में विद्यार्थी को जो है एक विशेष अभिनय करने के लिए कहा जाता है, उसे किसी निश्चित भूमिका का निर्देश दिया जाता है और विश्वास किया जाता है कि भूमिका का निर्वाह करते समय व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के शील गुणों को जो है अभिव्यक्ति करता है। इसके बाद जो है प्रक्षेपण परीक्षण का मूल्यांकन, जिसके कुछ गुण और हानियां भी होंगी, ये इसको हम देख लेते हैं। गुण है, पहला नंबर है कि प्रक्षेपण परीक्षण के आधार पर जो है व्यक्तित्व के अचेतन पक्ष की जानकारी बहुत ही आसानी से हो जाती है। जब व्यक्ति अचेतन व्यक्तित्व का मापन करता है तो इसके लिए इस परीक्षण का जो है उपयोग आवश्यक हो जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर है प्रक्षेपण परीक्षण से व्यक्तित्व का मापन अप्रत्यक्ष रूप से करना संभव हो जाता है, इसीलिए यह परीक्षण जो है अवांछनीय शील गुणों को जो है मापने में अधिक उपयोगी है। इसके बाद तीसरा नंबर है प्रक्षेपण परीक्षण द्वारा जो है संघर्ष, संवेग और मनोवृत्तियां आदि का मापन अधिक सही होता है। इसका कारण है कि व्यक्तित्व के इन पक्षों की अभिव्यक्ति जो है अस्पष्ट परिस्थितियों में होती है। इसके बाद इसकी कुछ हानियां हैं। प्रक्षेपण परीक्षण जो है ये आत्मनिष्ठ जो है ये प्रशिक्षण, इसलिए जो है ये व्यक्तित्व के लिए थोड़ा सा संदिग्ध बना रहता है। दूसरा नंबर है प्रशिक्षण द्वारा जो है व्यक्तिगत मापन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। तीसरा नंबर है कि प्रक्षेपण विधि में जो है वस्तुनिष्ठता काफ़ी सीमित होती है। इसमें आत्मनिष्ठता अधिक होने के कारण जो है इसकी वस्तुनिष्ठता घट जाती है। अगला है प्रक्षेपण विधियों में एक कठिनाई है कि इसकी अंकन विधि निश्चित नहीं है, बहुत ही कठिन है। और एक उत्तम या फिर जो है वैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं क्या है, आइए उसको हम देख लेते हैं। इसमें जो है पहला नंबर ये है वस्तुनिष्ठता, यानी वैज्ञानिक परीक्षण या उत्तम परीक्षण में वस्तुनिष्ठता का गुण होना आवश्यक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण उस परीक्षण को कहते हैं जिस पर परीक्षण के जो है विश्वास, पूर्वधारणाओं, अनुकूलित प्रतिक्रियाओं आदि का जो है व्यक्तिगत पक्षपातों का प्रभाव नहीं पड़ता है। और वस्तुनिष्ठता के दो प्रकार होते हैं, जिसमें जो है जिन्हें एकांश वस्तुनिष्ठता तथा अंकन वस्तुनिष्ठता भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर है विश्वसनीयता, जिसको हम रिलायबिलिटी बोलते हैं। और वैज्ञानिक परीक्षण अथवा जो है उत्तम परीक्षण का एक अपेक्षित गुण या विशेषता जो है विश्वसनीयता भी होता है। और उत्तम परीक्षण जो है सदा विश्वसनीय होता है और विश्वसनीयता का अर्थ जो है संगति और स्थिरता है। और किसी परीक्षण के आधार पर भिन्न भिन्न समयों में जो है प्राप्त परीक्षणों में यदि स्थिरता तथा संगति हो तो वह वैज्ञानिक परीक्षण या फिर उत्तम परीक्षण होगा। इसके बाद अगला है वैधता। एक उत्तम या फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण की जो है वैधता का गुण होना आवश्यक है। वैधता का अर्थ यह है कि जिस उद्देश्य से किसी परीक्षण का निर्माण किया जाए वह उस उद्देश्य को जो है पाने में सफल हो सके। वैधता के कई प्रकार हैं, जिसमें घटक वैधता, संरचना वैधता, भविष्यवाणी वैधता इत्यादि आते हैं। यदि किसी परीक्षण पर जो है प्राप्त परिणाम के अनुकूल व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में सफल या विफल हो तो समझा जाएगा कि उसके परीक्षण में जो है भविष्यवाणी वैधता जो है वो उपलब्ध है। इसके बाद चौथा नंबर है मानक। एक अच्छे परीक्षण या फिर वैज्ञानिक परीक्षण के लिए आवश्यक है कि उसका अपना एक निश्चित मानक हो। किसी समूह के जो है प्रातिनिधिक संख्या, मूल्य और स्तर को मापन कहते हैं, जिसके आधार पर व्यक्तिगत उपलब्धि या फिर जो है परिणाम की तुलना की जाती है। मानक के कई प्रकार होते हैं, जिनमें आयु मानक, वर्ग मानक तथा जेड मानक महत्वपूर्ण है। इसके बाद पांचवा नंबर है यथार्थता।
वैज्ञानिक परीक्षण या फिर एक उत्तम परीक्षण में यथार्थता का गुण भी होना आवश्यक है, और इसका अर्थ यह है कि परीक्षण में पर्याप्त मात्रा में परिशुद्धता उपलब्ध हो। इसके बाद छठा नंबर है व्यवहारिकता। एक उत्तम परीक्षण अथवा वैज्ञानिक परीक्षण में व्यवहारिकता का गुण होना भी आवश्यक है, और परीक्षण के संचालन में व्यवहारिक कठिनाई नहीं हो तो इसके अंकन में कोई बाधा नहीं होगा। और इसका अर्थ यह भी है कि व्यवहारिक रूप से वह उपयोगी हो, और बुद्धि परीक्षण, अभिवृत्ति, उपलब्धि परीक्षण आदि से जो है बच्चों में शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन की जो है बड़ी सहायता मिलती है। इसके बाद छठा नंबर है, सातवां नंबर मितव्ययिता, इकोनॉमी। यह उत्तम परीक्षण में जो है मितव्ययिता का गुण होना चाहिए, और परीक्षण ऐसा हो जो कम खर्चीला हो। उसके बाद आठवां नंबर है अभिरुचि। एक उत्तम परीक्षण की यह विशेषता होती है कि परीक्षार्थी की जो है निरस्ता का अनुभव ना हो, और उसके रुचि जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। अगर खास करके ऐसी कोई बात की जाती है, अगर कोई व्यक्ति जो है रिसर्च कर रहा है और उसका मन ही ना हो रिसर्च करने का, उसको जो है इंटरेस्ट ही ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसके बाद 9वां नंबर है विभेदीकरण योग्यता, जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन कैपेबिलिटी बोलते हैं। एक उत्तम परीक्षण या फिर वैज्ञानिक परीक्षण में विभेदीकरण की क्षमता होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि वह अधिक क्षमता वाले तथा कम क्षमता वाले विद्यार्थियों के बीच जो है अंतर कर सके। उसके बाद है समग्रता, 10वां नंबर और अंतिम नंबर है। एक वैज्ञानिक तथा उत्तम परीक्षण में जो है समग्रता या व्यापकता का गुण पाया जाता है। समग्रता का अर्थ यह है कि जिस योग्यता को मापने के लिए किसी परीक्षण का निर्माण किया गया है, वो उस योग्यता के सभी पहलुओं का मापन करता हो। जैसे बुद्धि मापने के लिए किसी परीक्षण का निर्माण किया जाए और वह बुद्धि के सभी परीक्षणों का मापन समुचित रूप से कहा जाए, तो समझा जाएगा कि वह समग्र अथवा जो है व्यापक परीक्षण है। अब इसके बाद जो है परीक्षण निर्माण कैसे किया जाता है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये और देख लेते हैं। हालांकि इसके बारे में हम लोग ग्रेजुएशन में भी पढ़ चुके हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आइए और शुरू करते हैं। सेम टू सेम नहीं पढ़े हैं, परंतु उससे रिलेटेड जरूर पढ़ चुके हैं। इसके कई सारे चरण होते हैं, आइए और शुरू करते हैं। पहला नंबर है परीक्षण की परियोजना, यानी प्लानिंग ऑफ टेस्ट। किसी भी परीक्षण के निर्माण में जो है प्रथम चरण परीक्षण की जो है परियोजना है, प्लानिंग है। और इस चरण में जो है इस अवस्था में जो है परीक्षण यानी मापने बनाने वाली कई बातों को जो है निर्धारित करता है। जैसे वह निश्चित करता है कि परीक्षण या मापनी बनाने का उद्देश्य क्या है, परीक्षण में कितने एकांशों को रखा जाएगा और एकांशों का स्वरूप क्या होगा। दूसरा नंबर है एकांशों की तैयारी यानी प्रिपरेशन ऑफ आइटम्स। और परीक्षण मापने की जो है रचना या दूसरा जो है चरण या दूसरा चरण है। और इस अवस्था में जो है एकांशों को लिखा जाता है। परीक्षण की सबसे छोटी इकाई को एकांश कहते हैं। इस एकांश में प्रश्न या फिर पाठ के रूप में हो सकती है। इसके बाद तीसरा नंबर है एकांशों का जो है प्रारंभिक क्रियान्वयन, यानी जो है प्रिलिमिनरी ट्राई आउट ऑफ द आइटम। इसमें जो है पहला नंबर होता है एकांश विश्लेषण, यानी आइटम एनालिसिस होता है। दूसरा नंबर है एकांश का कठिनाई स्तर, जिसको हम डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम बोलते हैं। और तीसरा नंबर विभेदन है। और चौथा नंबर है एकांश वैधता, यानी आइटम वैलिडिटी। और इस अवस्था में जो है प्रत्येक एकांश की वैधता को निर्धारित किया जाता है। वैधता का अर्थ है कि किसी चीज़ को मापने के लिए किसी परीक्षण का निर्माण किया गया है, तो वास्तव में जो है वो उस चीज़ को मापे। पांचवा नंबर है एकांश विश्वसनीयता, यानी प्रत्येक एकांश की जो है विश्वसनीयता का जो है निर्धारित करना भी जो है आवश्यक होता है। और विश्वसनीयता का अर्थ है कि किसी एकांश के परिणाम में कहाँ तक संगति तथा स्थिरता है। तो ये था एकांशों का जो है प्रारंभिक क्रियान्वयन के 5 यूं के टॉपिक्स थे। और इसके बाद जो है चौथा नंबर ये मानकीकृत और संचालन, यानी स्टैंडर्डाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस अवस्था में जो है देश अथवा जो है किसी निश्चित क्षेत्र के विभिन्न परीक्षार्थियों को एक
प्रातिनिधिक प्रतिदर्श के पर जो है लिखे गए एकांशों का उपयोग कर जो है किया जा सकता है। यह एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है जिसमें कई वर्ष लग सकते हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक विश्वसनीय तथा वैध एकांशों का चयन करना है। इससे लाभ यह होता है कि एकांशों तथा निर्देशनों में किसी तरह की अस्पष्टता जो है रह जाती है तो उसकी जानकारी परीक्षण बनाने वाले को मिल जाती है और वह उस दोष को जो है दूर करके परीक्षण को अधिक से अधिक विश्वसनीय और वैध बनाने में सफल हो जाता है। उसके बाद 5वां नंबर है परीक्षण का मानक। इस अवस्था में जो है मानकीकरण संचालन के आधार पर जो है मानक विकसित किए जाते हैं और किसी समूह के लिए जो प्रातिनिधिक मापदंड का मूल्य होता है उसे ही मानक कहते हैं। और इस मापदंड का औसत मूल्य के जो है आधार पर किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है। इसे आयु, वर्ग और शतमक या फिर जेड अंक के रूप में किया जाता है। 6वां नंबर है परीक्षण की विश्वसनीयता। इस चरण या फिर अवस्था में जो है नवनिर्मित परीक्षण की विश्वसनीयता को निर्धारित किया जाता है। विश्वसनीयता का अर्थ परीक्षण के परिणामों की संगति स्थिरता से है। भिन्न भिन्न समय में परीक्षणों का उपयोग कर प्राप्त परिणामों में जितना अधिक संगति और स्थिरता होती है उस परीक्षण को उतना ही विश्वसनीय माना भी जाता है। इसका 7वां नंबर है परीक्षण की वैधता। इस अवस्था में जो है परीक्षण की वैधता को निर्धारित किया जाता है और वैधता का अर्थ यह है कि जिस चीज़ को मापने के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया है यदि वास्तव में उस चीज़ को मापता हो तो वो फिर वो वैध परीक्षण होगा। परीक्षण की वैधता निर्धारित करने के लिए इस परीक्षण पर जो है प्राप्त अंकों तथा किसी मानक परीक्षण पर प्राप्त अंकों के बीच सहसंबंध निकाला जाता है और सहसंबंध की मात्रा जितनी अधिक होती है परीक्षण को उतना ही अधिक वैध माना जाता है। इसके बाद है 8वां नंबर परीक्षण पुस्तिका तथा मैनुअल की छपाई। परीक्षण रचना के लिए अभी आवश्यक जो है सबसे पहले इसके पहले जो है 8वां नंबर ये है परीक्षण का मैनुअल यानी मैनुअल ऑफ टेस्ट। पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण रचना का जो है आवश्यक चरण भले ही नहीं हो ये फिर जहाँ तक मैनुअल निर्माण का जो है ये प्रश्न है किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके परीक्षण की रचना जो है कार्यप्रणाली, अंक विधि और समय सीमा और परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता, मानक, परीक्षार्थी को दिए जाने वाले निर्देशन आदि का उल्लेख होता है जिससे लोगों को इस परीक्षा के जो है उपयोग में करने में सुविधा होती है। जैसे नॉर्मली हम कोई दवा खरीदते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है, मैनुअल मिलता है, या फिर कोई मशीन खरीदते हैं या फिर कोई और चीज़ इस्तेमाल करने के लिए करते हैं तो वहाँ पे मैनुअल मिलता है। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है कैसे करना है कैसे नहीं उपयोग करना है। इसके बाद है परीक्षण पुस्तिका तथा मैनुअल की छपाई यानी प्रिंटिंग ऑफ टेस्ट बुकलेट एंड मैनुअल। परीक्षण रचना के लिए आवश्यक चरण नहीं है फिर भी परीक्षण को जो है सुरक्षित रखने के लिए एक व्यापक रूप से उपयोग करने के लिए अपेक्षित है। यहाँ परीक्षण पुस्तिका तथा इसका मैनुअल को जो है अपेक्षित संख्या में छपवाया जाता है और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि छपाई अच्छी हो, शुद्ध हो, स्पष्ट हो और गेटअप जो है वो आकर्षक हो। तो दोस्तों ये था मानकीकृत परीक्षण चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ और उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। फिर कल पढ़ते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।